स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 6 ऑफ फोर्स ऑसिलेटर में। स्टूडेंट्स, ये ना हमारा लास्ट लेक्चर है आज जो फोर्स ऑसिलेटर का है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑसिलेटर भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी थियोरी सारी मैकेनिकल फोर्स ऑसिलेटर जैसी ही है। जस्ट हमने कुछ टर्म्स को कंपेयर कर लेना है कि इस तरह से अगर आपको फोर्स ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है इलेक्ट्रिकल के केस में तो आप ये पैरामीटर्स को इस तरह से लिखेंगे, अदरवाइज मैकेनिकल के केस में इस तरह से पैरामीटर्स होते हैं। मतलब बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों केसेस में। थोड़ा सा थ्योरेटिकल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये लास्ट लेक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें जो मेन अभी लास्ट पैरामीटर्स हमारे रहते हैं फोर्स ऑसिलेटर के साथ, जैसे कि बैंडविड्थ क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये बीएससी के जो हमारे फाइनल टर्म एग्जाम्स होते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें पूछ लिया जाता है। क्वालिटी फैक्टर ऑफ फोर्स ऑसिलेटर का फॉर्मूला निकालो, और उसके साथ साथ हम आज कैलकुलेट करेंगे कि बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर में रिलेशन क्या होती है। जब क्वालिटी फैक्टर आप ड्राइव करेंगे ना तो उसमें आपको एनर्जी स्टोर्ड भी निकालना पड़ेगा। क्वालिटी फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन आपको पता है कि ये बेसिकली रेशो होती है कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई है और कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है, उन दोनों फैक्टर्स की रेशो होती है ये। तो इसलिए आपको एनर्जी स्टोर पहले निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन फोर्स ऑसिलेटर भी इसी केस में आज ही हो जाएगा, इसी लेक्चर में। और लास्ट में आपके पास रहेगा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो ये जितने भी फॉर्मूले आज हम ड्राइव करने वाले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको अलग से एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी लगानी है, वहाँ पे लिखने हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो, आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करते हो, वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले आप डायरेक्टली रिवाइज करके जाओगे एग्जाम्स में। उसके साथ साथ मैं फॉर्मूला शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, उसमें भी ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिकैप करेंगे, हमने लेक्चर नंबर 5 में क्या कैलकुलेट करा था, बताओ, सोचो ज़रा, है आपके माइंड में? हैं, थोड़ा याद रखा करो चीज़ों को। तो जो एवरेज पावर स्टोर्ड था उसका हमने एक्सप्रेशन निकाला था। एवरेज पावर डिसिपेटेड और एवरेज पावर स्टोर्ड, इन्हें फोर्स ऑसिलेटर दोनों सेम फॉर्मूले होते हैं, ये हमने देखा था। और ये फॉर्मूला है एफ नॉट स्क्वायर, ये फोर्स का एम्पलीट्यूड है एफ नॉट, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ZM इज़ मैकेनिकल इम्पिडेंस, उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, आज हम फिर से लिखेंगे। cos फाई इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड f, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। फिर हम cos फाई को r बाई ZM भी लिख लेते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल से। ये नीचे मैंने दूसरी फॉर्म लिखी हुई है एवरेज पावर की। फिर जो मैक्सिमम पावर होती है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे होती है, जिसको हम बोलते हैं द फ्रिक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, विच इज ओमेगा इज इक्वल टू √s/m। स्क्रीन पे अभी आपको शो हो रही है ना ये वाली फ्रिक्वेंसी, एरो देखिए, ये वाली फ्रिक्वेंसी। और ये जो f नॉट स्क्वायर बाई 2r है, ये इसी में से आता है। तो ये मैक्सिमम पावर जो स्टोर्ड, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड कह लो आप, या जो हमारी ड्राइविंग फोर्स है, वो मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करती है, जब आप इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे अपने जो ऑसिलेटर को वाइब्रेट करवाते हो। तो ये सारे फॉर्मूले भी आपको साथ साथ रिवाइज करने हैं। और अभी हम पहले डिफाइन करेंगे बैंडविड्थ को, फिर हम क्वालिटी फैक्टर को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो फटाफट पहले हम बैंडविड्थ को समझेंगे। तो बैंडविड्थ क्या होता है ये आपको एग्जाम में बताना है, बैंडविड्थ। तो इसके लिए ना जो हमने लास्ट लेक्चर में कर्व बनाई थी, उस कर्व को मैं दोबारा से बना रहा हूँ। वो कर्व हमारे पास कुछ इस तरह की थी, आपको याद होगा। इधर हमारे पास ना ओमेगा चल रहा था, तो इस तरह से पावर का एक हमने ग्राफ बनाया था, रेजोनेंट कर्व। तो यहाँ पे ना हमारे पास मैक्सिमम पावर जो मैंने अभी लिखी है P मैक्स, ये वो थी। तो P मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा। P मैक्स का फॉर्मूला अभी जैसे मैंने बताया f नॉट स्क्वायर बाय 2r, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला है। और ये जो मैक्सिमम पावर होती है ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा √s/m पे होती है। इस तरफ y एक्सिस की तरफ हमारे पास पावर चल रही होती है, एवरेज पावर, और x एक्सिस की तरफ हमारा ओमेगा चल रहा होता है, फ्रिक्वेंसी। अब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम पावर को हाफ कर दें, ये जो P मैक्स है उसको हाफ कर दें, तो कितना आंसर आएगा? P मैक्स बाई 2। P मैक्स बाई 2 अगर यहाँ पे मान लो P मैक्स है तो P मैक्स बाई 2 इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं P मैक्स बाई 2। कितना होगा ये P मैक्स बाई 2? ये भी यहाँ लिख देते हैं आपको, ये होगा f नॉट स्क्वायर बाई 4r। ठीक है, तो देखो ये P मैक्स बाई 2 ना इस रेजोनेंट कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है, ऐसे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। तो वो 2 पॉइंट्स पे जो कट कर रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम बोल देते हैं ओमेगा 1। एक हाई फ्रीक्वेंसी है, उसको बोल देते हैं ओमेगा 2। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पे हाफ पावर कंज्यूम हो रही है, या जो हमारी ड्राइविंग फोर्स है हम कह सकते हैं उसको आधी पावर डिलीवर करनी पड़ रही है इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पे। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। तो जो बैंडविड्थ है उसको हम सिंपली डेल्टा ओमेगा से लिख लेते हैं, ऐसे डेल्टा ओमेगा।
और ये बेसिकली इसके सामने है, तुम्हारे सामने W2 ω2 माइनस ω1। ये कौन सी दो फ्रीक्वेंसीज हैं? इट इज़ द डिफरेंस, एंड डिफरेंस आ रहा है ना दो फ्रीक्वेंसीज का। तो बैंडविड्थ को जब आपने डिफाइन करना है तो आप पहले ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। किसकी फ्रीक्वेंसीज हैं ये? किसकी फ्रीक्वेंसीज है भाई? टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ ड्राइविंग फोर्स, है ना, ड्राइविंग फोर्स की है ना, ये नीचे ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी चल रही है। ड्राइविंग फोर्स एट विच, उन दोनों फ्रीक्वेंसीज पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए? पी मैक्स इज हाफ, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या जो पावर डिसिपेटेड इट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे लिख लेते हैं। और टेक्निकल लैंग्वेज में लिख देते हैं तो टेक्निकल बन जाती है डेफिनेशन। तो पी मैक्स इज हाफ। तो ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको बस ये जो डेफिनेशन है इसको याद रखना है और इस ग्राफ को याद रखना है। ये बाद में हमारे काम आएगा जब हम क्वालिटी फैक्टर में और बैंडविड्थ में रिलेशन फाइंड करेंगे। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बच्चों? तो क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम कर रहे थे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन सेम है, ठीक है। देखिए क्वालिटी फैक्टर होता है, Q से डिनोट करते हैं, बेसिकली एक नंबर ही होता है। ये हमें बताता है कि कोई भी ऑसिलेटर जो है वो कितना बढ़िया ऑसिलेट कर रहा है। क्वालिटी फैक्टर जितना बड़ा होगा ना, तो जो हमारी बैंडविड्थ है वो उतनी छोटी होगी। वो जो कर्व बनती है ना, वो शार्प कर्व बनती है। जैसे आपको अभी दिखाएं अगर, तो यहाँ पे अगर मैं एक और कर्व बना दूँ इस तरह से, जस्ट आपको समझाने के लिए, ये तो हम इसको बोलेंगे ये शार्प है उससे। तो इस केस में देखिए जो बैंडविड्थ आएगी W2 माइनस W1 वो इतनी आएगी, छोटी आएगी ना, येलो कलर में जैसे मैंने बनाई। तो बैंडविड्थ रिड्यूस होगी। तो बैंडविड्थ रिड्यूस होने का मतलब है जो आपकी रेजोनेंट पीक है, रेजोनेंट कर्व है, वो शार्प बनेगी। अब उसका मतलब है कि जो हमारा ऑसिलेटर है भाई, उसमें हमें बहुत कम फ्रीक्वेंसी की रेंज रहेगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी। मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करनी पड़ेगी आपको ड्राइविंग फोर्स की टू गेट द मैक्सिमम पावर आउट ऑफ इट। बेसिकली क्या हम चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा फोर्स ऑसिलेटर है जो वाइब्रेट कर रहा है वो धीरे धीरे डैम्प होने वाला था, हम चाहते हैं डैम्प ना हो। हमने बाहर से फोर्स लगा दी, अब उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो हम दोनों फ्रीक्वेंसी में मैचिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम पावर दे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है अप्लाइड फोर्स की। तो जितनी ये शार्प बनेगी पीक, उतना आप देखो कि कम रेंज होगी फ्रीक्वेंसीज की, जिसके इन बिटवीन ये जो मैक्सिमम पावर है, उसका मतलब जो पावर हाई हो रही है उस, है ना, देखो एक हाफ पावर है, एक उससे ज़्यादा वाली पावर है, तो उस रेंज में जो हमारी पावर डिसिपेटेड है वो ज़्यादा है। हम यही चाहते हैं। तो कम फ्रीक्वेंसी में अगर आपको वो चीज़ मिल जाए तो कितनी बढ़िया चीज़ है। इसको ना हम रेडियो के एग्जांपल से भी समझते हैं क्वालिटी फैक्टर को। रेडियो तो आपने सुना होगा, आजकल जो मोबाइल में रेडियोज होते हैं उसमें ना जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है डिजिटल फ्रीक्वेंसी। हम उसमें जस्ट एक क्लिक करते हैं, 95.4 FM हमारा चल गया, फिर दोबारा क्लिक किया, नेक्स्ट रेडियो स्टेशन हमारा आ गया किसी और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। आज से 10-15 साल पहले हमारे पास एनालॉग रेडियोज होते थे, उसमें ना एक नॉब लगी होती थी फ्रीक्वेंसी को वेरी करने के लिए। रेडियो में क्या होता है कि बहुत सारे सिग्नल सारे रेडियो स्टेशंस ने हवा में छोड़े हुए हैं, एंटीनाज हैं सबके और सिग्नल हवा में है। तो हम वो एक छोटा सा बॉक्स होता था, उसमें एक वॉल्यूम टाइप छोटी सी नॉब लगी होती थी, उसको हम घुमाते थे। तो जैसे हम उसको घुमाते चलते थे, घुमाते जाते थे, और एक पॉइंट आता था जहाँ पे हमें कोई गाना सुनाई देना शुरू होता था। हाँ अभी गाने की आवाज़ आ रही है, लेकिन उसमें अभी नॉइस होता था, इतना श्योर नहीं होता था, इतना क्लियर सिग्नल नहीं होता था। तो हम उसमें और फ्रीक्वेंसी वेरी करते थे। हम वहाँ पे किसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं? वो जो हमारे पास ट्यूनिंग सर्किट होता है, LC ऑसिलेटर लगा होता है एक्चुअली रेडियो के अंदर, टैंक सर्किट बोलते हैं उसको, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे होते थे। और एक बाहर से सिग्नल आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। जब उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस रेडियो की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती थी, तब वो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन का सिग्नल हमारा रेडियो कैच कर लेता था। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम चाहते हैं कि वो जब हम ओमेगा को वेरी कर रहे हैं ना, तो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मतलब हम थोड़ा सा मूव करें और एकदम क्लियर सिग्नल आए, फिर हम थोड़ा और आगे चले तो दूसरे रेडियो का अच्छा सा, दूसरे स्टेशन का अच्छा सा गाना हमें सुनाई दे, थोड़ा और आगे से। नॉइज़ नहीं हमें चाहिए, हम ये नहीं चाहते हम नॉब घुमा रहे हैं और अगला पहला गाना चल रहा है और आगे न्यूज़ आ गई, दोनों मिक्स हो रहे हैं आपस में। तो उस केस में क्या होता है? मिक्सिंग का मतलब है, अगर मान लो एक कर्व हमारी इस तरह की है ऐसे, दूसरी कर्व भी हमारी कुछ इस तरह की है ऐसे, तो अब इसकी बैंडविड्थ, अब इसमें भी देखो जो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड है इस रेंज के बाद आपको मिलेगी, ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है। ये दूसरा सिग्नल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी अगर मैं हाफ के कॉरस्पॉन्ड लगाऊं तो उसकी रेंज और इसकी रेंज दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर रही। तो जब भी इस तरह की ओवरलैपिंग हो जाती है ना, तो हमारा उस केस में हम बोलते थे कि जो सर्किट है उसकी सिलेक्टिविटी पुअर है।
हमारी फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हो रही, हमें शार्प कर्व चाहिए कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में हम पहुंच जाएं और हमें अच्छा सा सिग्नल सुनाई दे। यहाँ पे वो चीज़ कैसे है मैकेनिकल ऑसिलेटर में कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो हम चाहते हैं थोड़ी छोटी रेंज हो, कम हो। हम ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हम उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएं जहां पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है फोर्स ऑसिलेटर का मैक्सिमम हो, पावर डिलीवर मैक्सिमम हो, पावर डिसिपेटेड भी मैक्सिमम हो। जितनी वो पावर ड्राइविंग फोर्स उसको देती है उतनी पावर फिर वो आगे ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑसिलेशंस। तो इसलिए जो हमारा क्वालिटी फैक्टर है वो एक नंबर है, वही वो बड़ा होना चाहिए, तो बैंडविड्थ छोटी होगी। वो अभी हम रिलेशन निकालेंगे, आपको समझ आएगा। तो क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? क्वालिटी फैक्टर इज बेसिकली 2 पाई Q is equal to 2 pi times energy stored in one cycle। ठीक है, वन साइकिल, और ये एवरेज एनर्जी है क्योंकि एनर्जी जो है ना वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिवाइड बाय एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल। ठीक है, ये होता है हमारा डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है क्वालिटी फैक्टर की। चलिए अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले एनर्जी स्टोर्ड निकालना पड़ेगा इन वन साइकिल। तो अभी हमें एवरेज एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी स्टोर्ड, उसको हम ना ई के पैर में एवरेज लिख लेते हैं, ये कैलकुलेट करना है। ये पता क्या होता है? ये होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये जो दो एनर्जीज होती हैं, इन दोनों एनर्जीज की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। तो एवरेज के लिए मैं यहाँ पे भी इसके पैर में एवरेज लिख रहा हूँ। पहले हम काइनेटिक को वैसे लिख के देखते हैं। काइनेटिक क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी भाई हाफ mv² होती है। इसको आप हाफ m dx/dt का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा भाई? x पता है ना हमें, हमने जब फोर्स ऑसिलेटर को स्टार्ट करा तो हमने x फाइंड करा, डिस्प्लेसमेंट, वो यहाँ यूज करना हमें। तो हम क्या लिखेंगे? x देखो, यूजिंग x इज इक्वल टू f0 बाय ओमेगा zm साइन ओमेगा t माइनस फाइव। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने ड्राइव करा हुआ है लेक्चर नंबर 1 या 2 में। और अभी यहाँ पे जो फोर्स होती है वो फोर्स होती है F इज इक्वल टू, नीचे लिखूंगा मैं ये फोर्स कौन सी लेते हैं हम? F0 cos ओमेगा t। तो जब आप cos फंक्शन लगाते हो फोर्स का, तो जब आप फोर्स को F0 cos ओमेगा t लेके चलते हो तब ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये x की वैल्यू को ऊपर पुट करना है, तो हमें dx/dt चाहिए। dx/dt लिख लेते हैं नेक्स्ट शीट पे, dx/dt। हाँ जी, तो F0 बाय ओमेगा zm तो कांस्टेंट है भाई साहब, ऐसे ही आ जाएगा। साइन ओमेगा t माइनस फाइव का डेरिवेटिव cos ओमेगा t माइनस फाइव, साथ में ओमेगा आएगा, चेन रूल लगेगा ना ब्रैकेट जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। ये हमारा dx/dt है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? हाफ m dx/dt का स्क्वायर था, तो F0 स्क्वायर बाय zm स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाइव। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ s x स्क्वायर। s क्या है यहाँ पे? s इज द स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो आपको पता है। तो ये बन गया हाफ s। अब x तो वैसे ही मेरे पास है, वो है F0 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर बन गया, zm स्क्वायर बन गया, इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाइव। तो ये हमारे पास आ गया u का फॉर्मूला। तो u और k दोनों को ऐड करके e बनेगा, तो e बन जाएगा हाफ m F0 स्क्वायर बाय zm स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाइव, प्लस नीचे लिख लेते हैं प्लस हाफ s F0 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर zm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाइव, है ना, ये माइनस फाइव चल रहा है। तो ये टोटल हमारे पास एनर्जी आ गई। अब देखो दोनों टाइम के फंक्शन है, मतलब ये दोनों एनर्जीज का जो सम है E, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सम कांस्टेंट होता है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। लेकिन अगर आप काइनेटिक को देखो तो वो cos स्क्वायर फंक्शन है, पोटेंशियल को देखो तो साइन स्क्वायर फंक्शन है, दोनों में फेज डिफरेंस होता है, तो दोनों वेरी कर रहे हैं। अब हमें निकालनी है इसकी एवरेज वैल्यू। ये टोटल एनर्जी है और याद रखना ये कंजर्व रहती है। हमें कंजर्व, अभी अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो ना, यहाँ पर अगर मैं s को पुट कर दूँ ओमेगा
देखिए करके दिखा देते हैं पहले ये भी कि हमारी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, फिर हम वहाँ से इसको इंटीग्रेट करके एवरेज एनर्जी भी निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम थोड़ा चेंज करके लिख रहे हैं, नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एफ नॉट स्केयर बाय जेड एम स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस, अब मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ हाफ एस। देखिए एस क्या होता है बच्चे, एस इज ओमेगा स्केयर एम, लेकिन एम ओमेगा इज अंडर रूट एस बाई एम, तो ये बिकॉज है। अगर ये ऐसा है तो एस इज ओमेगा स्क्वायर एम, वो पुट कर देंगे एस को ना, यहाँ ओमेगा स्क्वायर एम पुट करेंगे, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर एम एफ नॉट स्क्वायर बाय जेड एम स्क्वायर, नीचे भी ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव। अब बच्चे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया ना, तो कॉमन फैक्टर आ गया। देखो कॉमन फैक्टर है एम एफ नॉट स्क्वायर बाई जेड एम स्क्वायर, और बाकी क्या बचा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव विच इज़ 1। तो अगर ये 1 है तो देखिए ये कांस्टेंट है, तो ये पहले आप याद रखेंगे, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। और अभी हमें निकालनी है एवरेज एनर्जी। देखो तो है तो ये कांस्टेंट, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जाके हुई है कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे ओमेगा को अंडर रूट एस बाई एम और एस को ओमेगा स्क्वायर एम पुट करा है, लेकिन जो ओमेगा मैंने पुट करा है वो क्या है, वो है अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे पास ओमेगा चल रहा था एक्सप्रेशन में वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। जब दोनों बराबर कर देते हैं ना तब ये कांस्टेंट आंसर आता है, अदरवाइज इट इज अ टाइम वेरिंग फंक्शन। वो जो टाइम वेरिंग फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करके हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो एक तो ये प्रूफ हो गया। अगर आपको एग्जाम में बोल दें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, तो आपने इतना काम करना है। ओके, नाउ फॉर एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है, इंटीग्रेट करके 1/t इंटीग्रेशन ऑफ ई का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर कैपिटल टी तक, तो दिस बिकम्स 1/t। अच्छा अब ना इंटीग्रेशन करनी है, कांस्टेंट फैक्टर ये मेरे सामने है, मैं बाहर लिख रहा हूँ, 1/2 m एफ नॉट स्केयर बाई जेड एम स्केयर, ये सारा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसकी होनी है, 0 to t cos स्केयर ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन होनी है। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास नीचे लिख रहा हूँ मैं प्लस करके, उसमें भी ना 1/t का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, और यहाँ आ जाएगा फिर से हाफ और s, ठीक है, याद रखना एफ नॉट स्केयर ओमेगा स्केयर जेड एम स्केयर, और इंटीग्रेशन किसकी होनी है, 0 to t साइन स्केयर ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी। आई होप मेरी इमेज के पीछे नहीं छुपा ये। ओके, अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन होती है भाई साहब, इसका आंसर होता है t/2, ठीक है। ये इसका भी साइन स्केयर थीटा फ्रॉम 0 to t, ये भी t/2। तो इन दोनों इंटीग्रेशन के आंसर कैपिटल t/2 हैं। नेक्स्ट शीट पे आपको बता देते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा कॉस स्केयर ओमेगा टी माइनस फाइव का फंक्शन है, इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, 1 माइनस 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5/2 डी टी। लीनियर फंक्शन में चेंज कर देते होते हैं इसको ना, और इसमें फिर हाफ का फैक्टर अलग हो जाता है, तो हाफ इंटीग्रेशन 0 to t डी टी बन जाता है, और प्लस 0 to t cos 2 थीटा, ये ओमेगा टी माइनस फाइव हमारा थीटा ही चलता है ना, ये थीटा ही मान लेते हैं इसको, ये बन जाता है, इसके नीचे भी 2 आता है। तो साइन और कॉस फंक्शंस फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन 0 होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि जो हमारा साइन फंक्शन होता है ना उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों होते हैं, सेम वैल्यूज होती हैं सारी। तो एरिया अंडर द कर्व इज इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेशन करते हो दोनों ऐड होकर आंसर 0 दे देते हैं, ऐसे ही कॉस के लिए होता है। तो अभी मतलब आंसर यहाँ पे सिर्फ कैपिटल t/2 आएगा, उसको हम वहाँ पुट कर देंगे, तो एवरेज एनर्जी हमारे पास आएगी, ये सारा फैक्टर पुट करते हैं वहाँ पे, t/2 लगाते हैं साथ में, तो 1/t इंटू हाफ इंटू m इंटू एफ नॉट स्केयर बाई जेड एम स्केयर इंटू t/2 प्लस
1/t इंटू हाफ इंटू एस F0 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ZM स्क्वायर इंटू T/2। तो यहाँ पे ये T से T कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब, 1/4 का फैक्टर बाहर आ जाएगा, M भी बाहर, M को रहने देते हैं, M को रहने देते हैं, चलो M भी बाहर निकाल लेते हैं, F0 स्क्वायर बाई ZM स्क्वायर भी बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा, ये तो सारा ही फैक्टर बाहर आ गया, तो अंदर तो 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से ना एक M बाहर निकाला था, तो ऊपर वाले फैक्टर में S बच रहा है सिर्फ, बाकी तो सब बाहर चला गया। ओमेगा स्क्वायर नीचे आएगा, लेकिन ऊपर बन जाएगा S/M, नीचे बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये आएगा, कॉपी पे साथ साथ लिख लिया करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो, इस तरह के स्टेप्स एक बार खुद से सॉल्व कर लिया करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलो अब क्या करना है, ये S/M क्या होता है, ये हमारा ओमेगा नॉट है, जिसको हम बोल रहे हैं कि अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको ओमेगा नॉट पुट कर दो। तो ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पे भी अगर ओमेगा नॉट को ना वापस से ओमेगा के बराबर पुट करें तो क्या होगा, तो उस केस में यहाँ आएगा 1 का फैक्टर, 2 बन जाएगा, वो 2 इस 4 से कैंसिल होएगा, तो हाफ M F0 स्क्वायर बाई ZM स्क्वायर बचेगा। तो उस केस में जो अभी हमने निकाला था ना एवरेज एनर्जी, वो यही बन जाएगी। वो कब बनेगी कांस्टेंट एनर्जी, जब मैं कह रहा हूँ कि जो आपका फोर्स ऑसिलेटर है उसकी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी √S/M होगी। वो मैंने यहाँ पे पुट करा था ना, तभी ये आंसर आया था। लेकिन अदरवाइज अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर नहीं हैं तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एनर्जी स्टोर्ड। तो क्वालिटी फैक्टर के केस में ना हमें ये फॉर्मूला चाहिए, ये एवरेज एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हमें चाहिए एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड, तो वो फॉर्मूला कौन सा है, दूसरा फॉर्मूला चाहिए एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड, वो हम लिखेंगे P एवरेज इंटू टाइम। हमने P एवरेज का फॉर्मूला निकाल रखा है ना, उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड। लिख लेते हैं इसको इन 1 साइकिल। वो था F0 स्क्वायर R/2 ZM स्क्वायर, ये था हमारे पास, ठीक है। ये है P एवरेज, इसको कैपिटल T से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब कैपिटल T को आप 2π/ω भी पुट कर सकते हैं, कर देते हैं, यहाँ पे आगे जाके भी करना ही है, इंटू 2π/ω। ये तो दिस इज एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड इन 1 साइकिल। अब हमारा जो फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर का, वो है 2π टाइम्स E एवरेज, जैसे अभी डिफाइन किया ना मैंने, डिवाइड बाय P एवरेज इंटू टाइम पीरियड। ये एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड आ गया नीचे, ऊपर स्टोर्ड आ गया, तो ये बन गया 2π डिवाइडेड बाय ये सारा फैक्टर क्या है, ये F0 स्क्वायर R/2π। अच्छा, ये जो फैक्टर है नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2ZM स्क्वायर ओमेगा। चलो ये नीचे वाला तो मैंने सारा पुट कर दिया। ई एवरेज भी जो अभी हमने कैलकुलेट करा था वो भी यहाँ पुट करना है, वो है 1/4 M F0 स्क्वायर बाय ZM स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा। ये टाइम पीरियड फोर्स ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है, इसलिए मैंने ओमेगा पुट करा है यहाँ पे 2π/ω, फोर्स ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं भाई, लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आ गया है। तो 2π से 2π कैंसिल, F0 स्क्वायर से F0 स्क्वायर कैंसिल हो गया है, और यहाँ ये 2 का फैक्टर है एक, ये यहाँ 2 बच गया। अच्छा ZM स्क्वायर भी है, ZM स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, ओमेगा बचा, M बचा, 2R बचा, तो ये बच गया M ω/2R 1 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय ओमेगा। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, तो इसको हम कर देते हैं स्टोर, बादलों के अंदर छुपा देते हैं इसको। चलो अब एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यहाँ बन जाएगा 1 का फैक्टर, 1 + 1 2, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा M ω/R। ये ओमेगा नॉट क्या है याद रखना, √S/M है। तो अगर आपकी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है √S/M, तब क्वालिटी फैक्टर M ω/R होता है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में यूज हो जाता है कई बार। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला वही है जो अनडैम्प्ड ऑसिलेटर में भी, जो डैम्प्ड ऑसिलेटर में भी हमने कैलकुलेट करा था, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए
तो अब दो चीज़ें हो गई, एनर्जी स्टोर्ड भी हो गया, क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन भी हो गया, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी भी हमने पता कर ली, बैंडविड्थ भी डिफाइन कर ली। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर में रिलेशन फाइंड करनी है, और उसके साथ साथ एम्पलीफिकेशन फैक्टर है उसको भी डिफाइन करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देते हैं, लेक्चर नंबर 6 पार्ट 2 बना देंगे उसको, उसमें हम आपको ये दोनों चीज़ें करवा देंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले भाई अलग से लिख लेना, ये बड़े काम आने वाले हैं। मैंने प्रॉब्लम्स और फिजिक्स करके ना एक सीरीज स्टार्ट करी है, उसमें मैं एसएचएम की, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की, क्वांटम मैकेनिक्स की, हर तरह की प्रॉब्लम्स जो आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाली हैं, चाहे आप IIT JEE एडवांस के स्टूडेंट हो, IIT JEE एस्पायरेंट हो, चाहे आप IIT JAM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप CSIR नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, या आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर जगह वो प्रॉब्लम्स आपके काम आएंगी, आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाएंगी, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम डेली बेसिस पे मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वीक में 3-4 मैं पक्का डालूंगा। तो वो साथ साथ आप अपनी ना अलग से एक नोटबुक बना लें, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स आप करें सॉल्व, ठीक है। वो नोटबुक जाते टाइम जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना फाइनली, तो वो रिवाइज़ करके जाएँ, तो आपको दिखना बड़ा बेनिफिट होगा इन सब चीज़ों का। तो अभी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी ही मैं सेमेस्टर नंबर 3, सेमेस्टर नंबर 5 की फिज़िक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें अभी हमारे कुछ टॉपिक्स रहते हैं। जैसे सेमेस्टर 1 में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बात करें तो वेक्टर कैलकुलस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर कैलकुलस वो हम करेंगे पहले। फिर उसके बाद मैं 2 सब्जेक्ट्स कंटिन्यू करूँगा, एक तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स मैंने स्टार्ट करा था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ सेमेस्टर नंबर 5 में काफ़ी जगह यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर नंबर 5 में कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का सब्जेक्ट होता है, तो वो जो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसकी लेक्चर सीरीज़ भी अगस्त के मंथ में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये साथ साथ चलेगा सारा कुछ, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं करिए, वीडियो देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके कमेंट्स को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई बच्चे मुझे इतने अच्छे कमेंट भेजते हैं, वैसे तो सारे ही आप मुझे बहुत अच्छे फीडबैक देते हो, तो आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।